हेलो दोस्तों, मैं शब्बो खान आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करती हूं। इसी आशा के साथ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आगे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई हूं जिन पर परिचर्चा करेंगे। ये आशा है कि मुझे ये सभी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, बिंदु हैं, ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। ये बिल्कुल क्लास आप सभी के लिए फ्री में है और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके सभी। और इसको साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगामी सभी जितनी भी वीडियोज़ आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जी का जो पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था और आगे जो है वो इन्हें दिया गया नाम है। जो इनका मूल नाम है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। आगे जी का जन्म हुआ है 1911 में कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के देवरिया के कुशीनगर में इनका जन्म हुआ है 1911 में। आप इनकी जो ईयर है इनका वो ध्यान रखें। एग्ज़ाम में कभी कभी ईयर जो महत्वपूर्ण जो कवि है, लेखक, इनके सन पूछ लिए जाते हैं। तो इनका जन्म आगे जी का हुआ है 1911 में। इनकी जो मृत्यु हुई है वह हुई है 1987 में। इनके पिताजी जो थे वह थे हीरानंद शास्त्री जी। इनके कुछ महत्वपूर्ण उपनाम हैं, जैसे कि नई कविता का जनक, साइंटिस्ट, अभिजात संस्कारों का कवि, कठिन गद्य का प्रेत, कुट्टी चातन। और एक आदिकाल में, ठीक है, रीतिकाल में एक कवि हैं जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आप उनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप उसका उत्तर दें कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। जैसा कि कठिन गद्य का प्रेत तो आगे जी को कहा गया है, लेकिन कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे देखिए, इनके जो उपनाम है कुट्टी चातन, इस नाम से इन्होंने निबंध लिखे हैं। अहम का कवि, परंपरा भंजक कवि। अन्य जो विशेषताएं हैं इनसे संबंधित उन्हें भी देखिए आप। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी इनकी रही थी और इन्होंने उस भागीदारी के दौरान, क्योंकि आगे जी साइंटिस्ट थे और उस भागीदारी के दौरान इन्होंने आज़ादी आंदोलन में बम भी बनाए हैं। ये 2 साल तक जेल में रहे आगे जी और लगभग कुछ टाइम इन्हें नज़रबंद भी रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें इनसे संबंधित याद रखें कि ये साइंटिस्ट थे, जिस कारण इन्हें साइंटिस्ट नाम से भी जाना जाता है, बुलाया जाता है। आज़ादी आंदोलन में इन्होंने बम भी बनाए हैं। राजस्थान का जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम होता है वहाँ ये प्रश्न बन चुका है कि इनमें से किस लेखक या कवि ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान बम बनाए। तो आप इनको ध्यान रखें, जो भी छोटी छोटी ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे देखिए, किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण इन्हें किसान कवि कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है किसान कवि किसे कहा जाता है। किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण किसे किसान कवि कहा जाता है। तो किसान कवि किसे कहा जाता है, आगे जी को कहा जाता है। आगे ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है और ऐसे ही तार सप्तक के कवियों को खाली ठाले बैठों का धंधा जो बोला है वो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने बोला है और तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी आगे जी ने कहा है। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं जिनको इन्होंने संपादित किया है, वो देखें। इन्होंने सैनिक का संपादन किया है, विशाल भारत का किया है, प्रतीक का किया है और दिनमान। तो ध्यान रखें, सैनिक है, विशाल भारत है, प्रतीक है और दिनमान। इनको ध्यान रखें, सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, जिनका इन्होंने संपादन किया है। आगे देखिए, संस्मरण है इनका स्मृति लेखा, जिसका जो काल है वो 1982 है। ध्यान रखें, इनका संस्मरण है स्मृति लेखा, जिसका काल है 1982। नाटक है इनका उत्तर प्रियदर्शी। इनका जो नाटक है वह नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। इनकी जीवनी जो है
शिखर से सागर तक है। जीवनी का क्या नाम है इनका? बहुत इंपॉर्टेंट जीवनी है इनकी, ये ध्यान रखें आप। इनकी जीवनी है शिखर से सागर तक, जिसे लिखा है राजकमल राय द्वारा, ये लिखी गई है जीवनी इनकी। आगे देखिए, इनके काव्य संग्रह जो है सभी बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी स्किप नहीं किया जा सकता, इसलिए सभी इनके काव्य संग्रह जितने भी हैं सभी ध्यान में रखें, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और साथ में इनका जो काव्य संग्रह के जो सन है, ईयर है, ये भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये मैचिंग करने के लिए आ जाते हैं इनके सन के साथ, या इनको लगाने के लिए आ जाते हैं कि बढ़ते क्रम में लगाएं या घटते क्रम में लगाएं, सन वाइज लगाने के लिए आ जाते हैं। इसलिए इनके सभी जितने भी काव्य संग्रह हैं बहुत महत्वपूर्ण है, सभी ध्यान में रखें। पहला इनका काव्य संग्रह जो है भग्नदूत, इनका प्रथम काव्य संग्रह है, जिसका काल है 1935। प्रेम एवं प्रकृति का इसमें क्या है? वर्णन किया गया है। इसमें ईश्वर का वर्णन है, सैनिक जीवन का भी वर्णन है इसके अंतर्गत, ठीक है। इसमें प्रेम एवं प्रकृति का वर्णन है, ईश्वर का वर्णन किया गया है इसमें, और सैनिक जीवन का जीवन इसमें वर्णित है। नेक्स्ट इनका जो काव्य संग्रह है चिंता है, जिसका काल है 1982। एंड इत्तलम है, इसमें इसका काल है 1986 और इसके 4 भागों में विभक्त है ये। बंदी स्वप्न, वंचना के दुर्ग, ये हारिल, मिट्टी की ईहा, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी ना भूलें इनको, इन चारों को बिल्कुल ना भूलें कि इत्तलम 4 भागों में विभक्त है, उसका काल है 1946 और इसमें 4 भागों में जो विभक्त है, इनमें 4 जो भाग हैं वह हैं बंदी स्वप्न, वंचना के दुर्ग, ये हारिल और मिट्टी की ईहा। आगे देखिए, और इसके अंतर्गत क्या था? मात्रिक एवं मुक्तक छंद के साथ गद्य रूप में इसको वर्णित किया गया। ये गद्य रूप में है काव्य संग्रह, बट इसको गद्य रूप में वर्णित किया गया है, मात्रिक और मुक्तक छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। अगली जो इनका काव्य संग्रह वह है हरी घास पर क्षण भर, जो काल इसका जो है वह है 1949 और इसमें शहरी जीवन पद्धति पर कटाक्ष किया गया है। और आगे ने अपनी प्रेमिका जो उनकी थी उनसे संबंधित अनेक उपमानों का इसमें प्रयोग किया, जैसे कि कलंगी बाजरे की, लाल बुरुस के उत्फुल्ल गुच्छ है, और इसके अलावा बिछली घास आदि से इसमें इन्होंने संबोधित किया है अपनी प्रेमिका से संबंधित। आगे देखिए, इसके अंतर्गत जो कविताएं इसमें संकलित हैं वह भी देखिए आप, किसमें है ये? हरी घास पर क्षण भर में ये कविताएं संकलित हैं। किसमें? हरी घास पर क्षण भर में ये सभी कविताएं तीनों जो है हरी घास पर क्षण भर में संकलित है, जिसमें है कलंगी बाजरे की, नदी के द्वीप और यह द्वीप अकेला, ये तीनों कविताएं हैं जो वो हरी घास पर क्षण भर में संकलित हैं। बावरा अहेरी, ये एक प्रतीकात्मक रचना है बावरा अहेरी। इस पर उमर खयाम की रुबाइयों का वर्णन है। इसमें अहेरी शब्द जो है वो आलोक का प्रतीक है, ध्यान रखें। इसमें जो अहेरी शब्द है, ये अहेरी शब्द जो है वो आलोक का प्रतीक है। अहेरी शब्द आलोक का प्रतीक है। इस पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न बन सकता है कि उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव किस रचना पर है अज्ञे जी की, या नाम ना देकर इन चारों की कई 4 रचनाएं दी जा सकती हैं, इनमें से पूछा जा सकता है कि किस पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। तो ये ध्यान में रखें कि बावरा अहेरी इसका काल 1954 है और इस पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है, और यह प्रतीकात्मक रचना है जिसमें अहेरी शब्द जो है वो आलोक का प्रतीक है। नेक्स्ट रचना इनकी जो है काव्य संग्रह है वो इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, इसका काल जो है वो 1957 है। यह भी प्रतीकात्मक रचना है जिसमें इंद्रधनुष भावनाओं का प्रतीक है, तो ध्यान में रखें इंद्रधनुष भावनाओं का प्रतीक है। इसके अंतर्गत जो सम्मिलित कविताएं हैं वह है इतिहास की हवा। इसमें संकलित जो कविताएं हैं वह है इतिहास की हवा, हवाई यात्रा, ऊंची उड़ान, आखेटक, सर्जना के क्षण। इतिहास की हवा, हवाई यात्रा, ऊंची उड़ान, आखेटक, सर्जना के क्षण, ये सभी जो चारों रचनाएं हैं वह इंद्रधनुष रौंदे हुए में संकलित है। और इंद्रधनुष किसका प्रतीक है? भावनाओं का प्रतीक है। अरियो करुणामय प्रभा, अरियो
करुणामय प्रभा इनकी अगली रचना है और उसका काल है 1959। अरियो करुणामय प्रभा। नेक्स्ट है आंगन के पार द्वार। इसके दो काल, इसमें इसके दो सन जो मिलते हैं वो दो मिलते हैं, इतने एक 1959 और 1961, इसलिए मैंने यहाँ जो संकलित किए हैं वो दोनों ही कर दिए हैं। आप दोनों को याद रखें, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस हिसाब से लगा दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। तो आंगन के पार द्वार जो काल है इसका 1959-61 है। और इस पर सबसे महत्वपूर्ण रचना, इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कि 1964, ये रचना 1959-61 की है और इस पर जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया गया है वह दिया गया है 1964 में। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसे बिल्कुल भी ना स्किप करें, बिल्कुल भी ना भूलें कि आंगन के पार द्वार जो रचना है वह आज्ञा जी की रचना है और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 1964 में। यह भी प्रतीकात्मक रचना है और बौद्ध जैन पर आधारित रचना है। इसके 3 भाग हैं, अंतः सलीला, चक्रांत शिला, असाध्य वीणा। और असाध्य वीणा जो रचना जो कविता है इसमें यह एक लंबी कविता है। तो इसके 3 भाग हैं, आंगन के पार द्वार के जो भाग हैं 3 भाग हैं, अंत्य सलीला, चक्रांत शिला और असाध्य वीणा। असाध्य वीणा जो है वह लंबी कविता है। अगली है कितनी नावों में कितनी बार। यह जो रचना है वह 1967 की रचना है। रचना जो है कितनी नावों में कितनी बार 1967 की रचना है और इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 1968 में। इस पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वह दिया गया है 1968 में। कितनी नावों में कितनी बार रचना जो 1967 की है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में दिया गया है। रचना जो है ये 1967 की है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह है 1978 में। तो ये ध्यान रखें, आंगन के पार द्वार 1959-61, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में है। कितनी नावों में कितनी बार 1967 है और इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 को है। अगली है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1968 की रचना है। और अगली है सागर मुद्रा 1969-70 है। इसमें 2 रचना, इसका काल जो मिलता है समय 2 मिला है, इसलिए मैंने दोनों इसमें यहाँ सम्मिलित कर लिए। सागर मुद्रा 1969-70, पहले मैं सन्नाटा बूंदता हूँ, इसका जो काल है 1970 है। आगे देखिए, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बाग छाया पर 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा 1986, सदा नीरा 1986 और रूपांबरा। अब इसको ये सारी इनके काव्य संकलन जो भी जितने भी ये सभी थे क्या है, इनके काव्य संग्रह हैं। और इनको याद कैसे करना है, जैसे कि मैंने छोटा सा ना निमोनिक्स टाइप में या अपने सिर्फ पहचान के लिए अपने दिमाग में मैंने सिर्फ साइन टाइप में बनाया हुआ है इसका। आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, और या तो अगर आपने अपना कुछ बना रखा तो आप वही याद करें। जैसे कि इनकी जो पहली रचना क्या है इनकी, भग्नदूत। तो आप इनको तो पहले सीरीज में याद रखें कि भग्नदूत, चिंता, इत्तलम। भग्नदूत 1935, चिंता 1942, इत्तलम 1946। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद हरी घास पर क्षण भर बावरा, हरी घास पर क्षण भर बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरियो पर करुणामय प्रभा, आंगन के पार द्वार कितनी नावों में कितनी बार। आंगन के पार द्वार कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बूंदता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग छाया पर, ऐसा कोई घर आपने देखा, सदा नीरा और रूपांबरा। तो ये सभी क्या हैं, इनके काव्य संग्रह हैं। आगे इनका जो उपन्यास है बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, शेखर एक जीवनी। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता। ये यहाँ तक कि यहाँ नेट JRF तक में ये इसके प्रश्न बनते हैं और इनके तो पात्र भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखें। और ये जो उपन्यास है बहुत अच्छा उपन्यास है, अगर आपको पास है तो इसे पढ़ें ज़रूर। शेखर एक जीवनी बहुत अच्छा उपन्यास है। तो शेखर एक जीवनी जो है ये फ्लैशबैक पद्धति पर है, आधारित है। जैसे कि आप मूवी देखते हैं ना, स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि कोई हीरो होता है या हीरोइन होती है, नायक या नायिका जो भी होता है, फिर वो पिछली यादों में जाता है कि हाँ पहले ऐसे ऐसे हुआ था। वैसे ही यह उपन्यास जो है फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है कि जो नायक अपनी पुरानी बातों को सोचता है, उस तरीके से ये फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है ये जो उपन्यास है।
तो शेखर एक जीवनी, इसके दो भाग हैं। इसका प्रथम भाग जो है वह उत्थान, प्रथम भाग को बोला जाता है उत्थान। जो इसका प्रथम भाग है इसे बोला जाता है उत्थान, और इसका जो काल है वह है 1940, और इसका जो द्वितीय भाग है वह उसे बोला जाता है संघर्ष, और इसका जो काल है 1944। तो शेखर एक जीवनी दो भाग में, इसका प्रथम भाग उत्थान है जिसका काल है 1940, इसका द्वितीय भाग जो है वह है संघर्ष और इसका काल है 1944। शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप 1951 मनोविश्लेषणवाद पर आधारित ये उपन्यास है। नदी के द्वीप 1951 में, अपने अपने अजनबी 1961 में। तो आप देखिए इसको याद करने की, जो सन याद करने की ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक है या तो मैंने एक इमेजिनेशन ऐसे ही बना लिया अपने माइंड में, और जैसे कि प्रथम जो शेखर एक जीवनी है इसके दो भाग में, पहला 1940, उसके बाद नेक्स्ट 44, उसके बाद नदी के द्वीप 1951। देखिए यहाँ पर नदी के द्वीप जो है वह है 1951, उसके 10 सालों के बाद 1961 में क्या है, अपने अपने अजनबी है। तो ध्यान में रखिए 1940-44, उसके बाद 1951, उसके बाद 1961। तो ये तीन उपन्यास है, तीनों उपन्यास को इजीली आप इसके सन याद कर सकते हैं, 1940, 44, 51, 61। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। आगे देखिए कहानी संग्रह। इनके कहानी संग्रह में एक विपथगा 1937, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और अमर वल्लरी। तो विपथगा इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखें, और शरणार्थी है, कोठरी की बात है, जयदोल, ये इनके इंपॉर्टेंट उपन्यास है, याद रखें। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी। और ये इनके आलोचनात्मक निबंध कुछ हैं, जिनमें त्रिशंकु, जो अभी मास्टर्स जो एमए की पुस्तकों में भी ये चल रहा है, त्रिशंकु, जो उनका निबंध है। त्रिशंकु 1945 का है, आत्मनेपद 1960 में है, आलवाल 1971 का है, अवंती 1972 का है, और संवत्सर 1978। तो इनके आलोचनात्मक निबंध कौन से हैं? त्रिशंकु है, आत्मनेपद है, आलवाल है, अवंती है और संवत्सर है। इनके कुछ ललित निबंध भी हैं। ललित निबंध वो होते हैं जो मतलब कि ललित होते, जैसे कि ललितकार निबंधकार होते हैं, उनमें ये ललित निबंधकार भी हैं साथ में, ये आगे जी, ठीक है। इनके जो ललित निबंध है उनमें कुट्टी चातन है, कहाँ है द्वारका, छाया का जंगल, लिखी कागद कोरे, ठीक है। कुट्टी चातन, कहाँ है द्वारका, छाया का जंगल और लिखी कागद कोरे। कुट्टी चातन, कहाँ है द्वारका, छाया का जंगल, लिखी कागद कोरे, ये किसके हैं? आगे जी के ललित निबंध है 4, ठीक है। ललित निबंधों में जैसे कि एक हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, वो भी एक ललित निबंधकार भी हैं, ठीक है, उनके भी हैं ललित निबंध। तो आप इन सभी को याद रखें। इसके अलावा इनका जो एक इम्पॉर्टेंट है ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जो इनका जो समस्त रचनाओं का जो संकलन है वह कृष्णदत्त पालीवाल जी ने 18 खंडों में किया है, आज्ञा रचनावली नाम से। तो आज्ञा जी का जो समस्त रचनाओं का संकलन जो है वो कृष्णदत्त पालीवाल जी ने आज्ञा रचनावली नाम से 18 खंडों में किया है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़ें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है आप सभी के लिए ये। और ऐसे ही अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं और अगर मैं इससे मोटिवेट होकर और अच्छे आप लोग अपने कमेंट जो भी हो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट करें, ताकि मैं जो भी सुधार करने लायक हो और जो भी कमियां हो मैं उनको कमियों को सुधार कर और आपके सभी के लिए अच्छी अच्छी आगे वीडियोस भी लाती रहूं। तो ऐसे ही चैनल पर बने रहिए और चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।